इसमें सम है, सम इफ है और सम इफ्स है। इसी तरह अगर काउंट की बात करें, काउंट, काउंट ए, काउंट इफ और काउंट इफ्स है। एवरेज में भी ऐसे ही एवरेज, एवरेज है, एवरेज इफ और एवरेज इफ्स है। सम में आप सबको आइडिया होगा सम का काम क्या है। सम बेसिकली जो भी नंबर आप जो भी इसमें अरे या नंबर्स देंगे वो सारे सम करके आपको उसका रिजल्ट दे देगा। सम और इफ़ को जब कंबाइन करते हैं किसी सिंगल कंडीशन के ऊपर जाके इसको हम सम करना चाह रहे हैं तो फिर हम सम इफ़ यूज़ करते हैं। सम इफ़ का जो क्राइटेरिया है, लेट से हम यहाँ से एक ग्रिड उठा लेते हैं, ग्रिड 106 ये आ गया, और इस ग्रिड 106 के अगेंस्ट ए टू ए हम देखते हैं कितना हुआ है टोटल एमटीडी जो है। अच्छा, उसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इज इक्वल टू साइन से सम इफ़ और सम इफ्स, इसका जो सिंटैक्स है ना इसमें थोड़ा सा फ़र्क है। फ़र्क क्या है, सम इफ़ के केस में पहले आपने क्राइटेरिया मैच करना है, उसके बाद आपने उसको बताना है कि किस कॉलम को सम करेगा। सम इफ्स के केस में ये अपोजिट है, क्योंकि वहाँ पर मल्टीपल क्राइटेरियाज दे रहे होते हैं, तो पहले हम उसको सम रेंज बता देते हैं, बाद में उसको क्राइटेरिया बताते हैं, क्राइटेरिया 1 2 3 एंड सो ऑन। तो सम इफ़ के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम वो रेंज बताते हैं जहाँ से जाके हमने वैल्यू सर्च करनी है, जो कि ए कॉलम है। उसके बाद क्या चीज़ सर्च करनी है, वो ग्रिड 106 है, और फिर हम उसको बताते हैं कि किस कॉलम को आपने सम करना है। ये वैल्यू इसने सम अप कर दी। लेकिन अगर मुझे ये चीज़ सम इफ्स करनी हो, जैसे मैं इसके अंदर एक और कंडीशन ऐड कर देता हूँ कि जहाँ पर वैल्यू जो है वो लेस देन 1000 हो, उसको सिर्फ सम करेगा। फिर हम क्या करेंगे, सम इफ़ नहीं यूज़ कर सकते, इफ़ के अंदर सिर्फ सिंगल कंडीशन थी, फिर हम करते हैं सम इफ्स। अब सम इफ्स के केस में पहले हम लेंगे सम रेंज, जिस कॉलम को हमने सम करना है, फिर फर्स्ट क्राइटेरिया है हमारा ग्रिड आईडी का, तो ग्रिड आईडी ये वाली होगी, और एम कॉलम के अंदर जहाँ पर वैल्यू इज़ लेस देन कॉमा लेस देन 1000। तो ये हमने यहाँ पर दो क्राइटेरियाज लगा दिए जिनकी बेस के ऊपर हमने ये सम अप किया है। तो जब आपने मल्टीपल क्राइटेरियाज लगाने हो तो फिर आप यूज़ करते हैं सम इफ्स, अदरवाइज सम इफ। लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आपने जब भी यूज़ करना है आप सम इफ़ को मत यूज़ करें, काउंट इफ़ को मत यूज़ करें, एवरेज इफ़ को मत यूज़ करें, क्योंकि इनके सिंटैक्स में फ़र्क है तो बंदा कंफ्यूज हो जाता है। आप इफ्स ही यूज़ करें, सम इफ्स, काउंट इफ्स, एवरेज इफ्स, तो आपको सिंटैक्स जो है कंफ्यूज नहीं करेगा। सर इसमें इसमें ये होता है कि जैसे अभी आपने यहाँ पर कंडीशन लगाई, सेकंड कंडीशन दी है, और सेकंड कंडीशन में आपने जाके दोबारा उसकी रेंज मतलब पहले सिलेक्ट की है, जी जी, दोबारा रेंज सिलेक्ट करने के बाद आपने जो ऐड करने के बाद दोबारा सर्च करना है। अगर आप मतलब मैं शायद अब अगर फार्मूला के ऊपर अपना कर्सर लिया तो मैं शायद आसानी से बता सकूंगा। 32 जहाँ पर ये आपने किया हुआ है, नहीं नीचे वाले का, हाँ जी। अब ये आपने पहले उसको बताई थी रेंज, ठीक है ना, जहाँ इसने सम करना है, एग्जैक्टली। क्या उसके फौरन बाद भी हम उसको ये ऑप्शन दे, सेकंड क्राइटेरिया भी उसको दे सकते हैं? अच्छा, इसके लिए ना आपको कॉलम नेम दोबारा से बताना पड़ेगा। अगर आप देखिए आपने अगर एम के बाद ना ए सिलेक्ट किया है, एम के बाद दोबारा एम सेलेक्ट कर सकते थे। अगर आप ये चाहते कि आप उसको एम, बताएं। हाँ जी, आप अगर ये चाहते हैं कि एम के बाद एम के हाई क्राइटेरिया लेस देन 1000 ही लगाऊं मैं, तो आप लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं। सिर्फ आपकी आवाज नहीं मैं ही कह रहा हूँ कि अगर आप उसके ऊपर अगर आप इसको इस तरह से लिखते हैं ना, पहले आपने एम कॉलम दे दिया सम रेंज, फिर उसके बाद कॉमा दे के फिर एम कॉलम और लेस देन 1000 दे दिया, और फिर ए कॉलम और ए एम, फिर भी ठीक है। वो तरतीब का कोई इशू नहीं है, ये तो आपकी कंडीशंस है ना, जितनी मर्जी अप्लाई करते हैं। बेसिकली ये फिल्टर्स हैं, ये फिल्टर आप अप्लाई कर रहे हैं इस पर। आप अगर वैसे भी अप्लाई करते हैं तो शायद हमारे लिए फिर एक मरतबा गो थ्रू हो जाएगा। जैसे मिसाल के तौर पे सम इफ्स, आपने एम कॉलम सेलेक्ट किया,
अब पहले इसी के ऊपर क्राइटेरिया लगा लेते हैं, लेस देन 1000 कॉमा ए और कॉमा। सर थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा, इसी तरह से एवरेज काम करता है, इसी तरह से एवरेज इफ्स वो भी ऐसे ही काम करता है, बस सिर्फ सिंटैक्स का थोड़ा सा फर्क है। जहाँ पे आपने सम इफ्स लिखा है वहाँ पे एवरेज इफ्स लिख देंगे। इसकी आप ट्राई कीजिएगा अपने टाइम में। सिर्फ मैं एक चीज़ बता देता हूँ, सम के अंदर सम ए नहीं है, उसकी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन काउंट और एवरेज के अंदर काउंट ए और एवरेज ए है। अब ये काउंट ए और एवरेज ए बेसिकली क्या चीज़ है? अगर मैं काउंट करूँ इस पूरे कॉलम को, इसके काउंट में और काउंट ए में फ़र्क आएगा। वो क्या फ़र्क आएगा मैं अभी आपको दिखा देता हूँ। ये हो गया काउंट और ये हो गया काउंट ए। अब ये एक नंबर का फ़र्क आया है। एक नंबर का फ़र्क इसलिए आया है कि काउंट जो है वो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज़ को काउंट करता है, और जो काउंट ए है ना, वो अगर न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ किसी सेल के अंदर स्पेस है या कोई अल्फ़ाबेट लिखे हुए हैं, करैक्टर्स लिखे हुए हैं, तो वो उनको भी रीड कर देता है, उनको भी काउंट कर देता है। ये इन दोनों में फ़र्क है। यही फ़र्क एवरेज और एवरेज ए में है। जब आप एवरेज करते हैं तो वो सिर्फ नंबर्स की बेस के ऊपर एवरेज करता है। एवरेज तो आपको पता है ना, तमाम वैल्यूज़ को सम करेगा, नंबर ऑफ रोज को काउंट करके डिवाइड कर देगा। बैक एंड पे ये हो रहा होता है। तो जब एवरेज ए करेगा तो उसकी वैल्यूज़ में और एवरेज की वैल्यू में थोड़ा सा फ़र्क आएगा। फ़र्क किस वजह से आएगा? एवरेज के केस में वो हर एक सेल को ले रहा होता है, जहाँ पर टेक्स्ट वैल्यू है वो भी उसको काउंट करके उस डिवाइड करता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर एवरेज करूँ इसी कॉलम को, तो ये 579.59 आ रहा है। और अगर मैं इसको एवरेज ए करूँ, अब चूँकि ये रोज बहुत ज़्यादा है, थोड़ा सा फ़र्क पड़ेगा। ये देखें 579.5711, तो ये तकरीबन 0.2 का फ़र्क पड़ा है इस पर, 0.02 का। ये फ़र्क आता है सिर्फ जो ए है, ए इज़ फॉर अल्फ़ाबेटिकल, तो जो अल्फ़ाबेटिक होंगे, जो टेक्स्ट होगा उसको भी ये काउंट कर देता है, उसके ऊपर भी एवरेज कर देता है। ये थे जो फार्मूलाज हमने डिस्कस करने थे। आई थिंक लुकअप का हमने डिस्कस नहीं किया था। अगर आप लोगों को याद है लुकअप हमने किया था, क्योंकि वो बड़ा इंपॉर्टेंट है स्लैबिंग के लिए। सर लुकअप नहीं किया। ठीक है। अच्छा, आमतौर पे हम लोग क्या करते हैं, मैं आपको एक डैशबोर्ड दिखाता हूँ। मेरे पास आई थिंक रिपोर्ट्स में पड़ा हुआ है। ये एक डैशबोर्ड है, जियो मार्केटिंग की तरफ से आता है। इसके अंदर रेवेन्यू होते हैं साइट लेवल के, और यहाँ पर देखें तो एक फार्मूला लगा हुआ है, इफ़ दिस रेंज इज़ लेस देन और इक्वल टू दिस, तो ब्रॉन्ज है, फिर दोबारा दिया हुआ है सिल्वर, फिर दोबारा दिया हुआ है गोल्ड और प्लेटिनम। अब मेरे लिए ना ये वाला काम मुश्किल नज़र आता है मुझे आसान क्या लगता है? मुझे आसान ये लगता है कि यहाँ पर मैं एक रेंज डिफ़ाइन कर दूँ। जैसे यहाँ पे अगर हम देखें तो 125 जो है, सॉरी इसको मैं कलर चेंज करूँ इसका, 125 ये इससे कम या इस जितनी वैल्यू जो है उसको ब्रॉन्ज कह रहा है, और 400 की। सो बेसिकली मैं इसको कर देता हूँ 400 की, और फिर उसके बाद आता है 800 की, और यहाँ पे आ जाएगा 0। अब मेरे लिए ना इस तरह से स्लैबिंग करनी बड़ी आसान है। अब मैं इसको कह देता हूँ ब्रॉन्ज, सॉरी ये फिर मैंने कलर चेंज नहीं किया इसका, और यहाँ पे हो जाएगा सिल्वर, गोल्ड और ब्लैक। इसको मैंने अच्छा, इसका मतलब क्या है? 0 से लेके 1250000 तक जो है ये ब्रॉन्ज की कैटेगरी लगा देगा ऑटोमेटिकली। सिल्वर जो है वो स्टार्ट होता है 125001 से, और जहाँ से नेक्स्ट कैटेगरी स्टार्ट होगी वहाँ तक सिल्वर है, जो कि 4 लाख बनता है। गोल्ड स्टार्ट होता है 4 लाख से, और जहाँ पर नेक्स्ट कैटेगरी
स्टार्ट होती है 8 लाख से, वहाँ तक गोल्ड है, उसके बाद सारी प्लेटिनम है। अब लुकअप मैं कैसे यूज़ करता हूँ, लुकअप रेवेन्यू कॉमा, ये जो टेबल मैंने अभी बनाया यहाँ पे, ये सारा मैं यहाँ पे ऐसे सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो मेरे लिए इस तरीके से इसकी कैटेगराइजेशन करनी आसान है। इंस्टेड के मैं उसके ऊपर इफ़ के साथ उसको कैटेगराइज करता जाऊँ। तरीकाकार दोनों ठीक हैं, लुकअप भी ठीक है और ये भी ठीक है। और आप यही काम वी लुकअप से भी कर सकते हैं। अब वी लुकअप से कैसे होगा, इज इक्वल टू वी लुकअप रेवेन्यू, यहाँ पर कॉमा आपको देना पड़ेगा 2, लेकिन उसके बाद 0 या 1 देने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही छोड़ दें। 1 दे भी देंगे तब भी वही काम करेगा, 1 नहीं लिखेंगे तब भी वही काम करेगा। तो इस तरह से भी आप इसकी स्लैबिंग कर सकते हैं। ये वाला रिपीट कर दे, लुकअप वर्सेस वी लुकअप। अच्छा ठीक है। अच्छा, लुकअप में हम क्या करते हैं, लुकअप के अंदर हम ये करते हैं कि पहले तो उसको वो वैल्यू देते हैं जिसके ऊपर हमने स्लैबिंग करनी है, और उसके बाद वो टेबल डिफाइन कर देते हैं जिसमें स्लैब पड़े हुए हैं, कितना काम करते हैं। बस ये 2 ही क्राइटेरियाज हैं, पहला वो वैल्यू जिसकी बेस के ऊपर हमने स्लैब करना है, और दूसरी वो वैल्यूज़ जो स्लैब की हुई हैं। वी लुकअप में नॉर्मल वी लुकअप की तरह हम पहले वो वैल्यू सर्च करेंगे, फिर हम इस टेबल पे जाएंगे और इस टेबल में जाके हम कॉमा 2 भी करेंगे ताकि इसको पता चल जाए कि सेकंड वैल्यू पिक करनी है। कॉमा 2 के बाद अगर कॉमा 1 लिख देंगे तब भी ठीक है, नहीं लिखेंगे तब भी ठीक है, क्योंकि वी लुकअप की डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है वो कॉमा 1 होती है लास्ट पे। सर इन दोनों फॉर्मूलाज में भी ये वैल्यूज राइट पे होनी चाहिए? हाँ, दोनों में ऐसी ही राइट पे होनी चाहिए। ठीक। अब आप लोग इंडेक्स मैच से करके मुझे दिखाइएगा, क्योंकि उससे भी हो सकता है, उसमें भी मैच में आप कॉमा 1 करके करें तो हो जाता है, ठीक है। लेकिन इजी क्या है, लुकअप आप यूज़ कर लें स्लैबिंग के लिए। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी। अच्छा, अब हमारी ना 2 चीज़ें क्लोज हो गई हैं। पहली चीज़ हमने कर ली थी एडवांस फिल्टरिंग टूल्स, जो कि डे 1 पे हमने किए थे। दूसरे नंबर पे हमने कर लिए फार्मूलाज। अब तीसरे नंबर पे चल के हम करेंगे एडवांस्ड ग्राफ्स। एडवांस्ड ग्राफ क्या चीज़ है, मैंने आपको कुछ डैशबोर्ड दिखाए थे, उन डैशबोर्ड्स के अंदर वो एडवांस लेवल के ग्राफ्स जो हैं वो यूज़ हुए थे। सिंपल है, मुश्किल नहीं है। मुझे ज़रा वो डैशबोर्ड ढूंढना पड़ेगा अब। चलो, इसमें नहीं है, जिसमें हमने डिस्कस किया था स्पीडोमीटर आ जाता है, ट्रैफिक सिग्नल्स आ जाते हैं और इस तरह की चीज़ें हैं। बड़े ही सिंपल स्टेप हैं, जैसे जैसे मैं करता जाऊंगा मुझे मेरे साथ साथ मुझे फॉलो करते जाएं, और जहां पर कोई भी बंदा स्टक हो मुझे वहीं पे स्टॉप करें, हम उसको रिपीट करेंगे ताकि सब लोग इसको सीख जाएं। आपकी जो प्रेजेंटेशन लेयर है ना, उसकी खूबसूरती में बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं ये। हमारा बल्कि एक डैशबोर्ड अभी रोल आउट भी हो रहा है, आई थिंक इसमें अभी तक है ये मेगा डैशबोर्ड के नाम से सेंट्रल CPBS टीम की तरफ से एक डैशबोर्ड आता है। उसके अंदर अगर आप देखें तो इसी तरह के जो ग्राफ हैं वो यूज़ किए गए हैं। ये डिजिटल डैशबोर्ड की बात करें, सॉरी, ये देखिए, अब इसमें भी देखें स्पीडोमीटर एक यूज़ किया गया है जो कि किसी डेटा के ऊपर है। जैसे जैसे आप इसको चेंज करते हैं तो ये स्पीडोमीटर की नीडल भी जो है ये मूव करती है, ये चेंज होती है, ये स्टैटिक नहीं है, ठीक है। तो ये सिंपल। अच्छा, इसमें सबसे सिंपल जो है वो थर्मामीटर बनाना है, तो हम उसी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने B3 का सेल, इसमें लिख लेनी है वैल्यू 0 से लेके 100 तक, कोई भी वैल्यू लिख लें। मैं यहाँ पर लिखता हूँ 60, और ये चूँकि हमारी एक ऐसी वैल्यू है जो कि वेरिएबल है, तो इसका मैं कलर वगैरह चेंज कर देता हूँ इस तरह से। अब इसके ऊपर क्लिक करके ही इंसर्ट में जाएं और यहाँ से जाके आपने एक चार्ट इस तरह से बना लेना है। टाइटल की हमें ज़रूरत नहीं है, इसकी ग्रिड लाइंस की हमें ज़रूरत नहीं है, तो ये आप ख़त्म कर दें। इसके जो एक्सेस है ना, इस पर आपने राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट एक्सेस में जाएं और यहाँ से जाके
मिनिमम को 0 लिख के आपने एंटर करना है ताकि ये रीसेट वाला बटन साथ आ जाए, और मैक्सिमम को 100 लिख के आपने एंटर कर देना है। उसके बाद ये जो हमारे पास बार है या कॉलम है, इसके ऊपर क्लिक करें और इसमें जो गैप विड्थ है इसको 0 कर दें, कुछ इस तरह से। थोड़ा सा प्लीज स्लो अगर बताएंगे तो फिर हम साथ प्रैक्टिस कर लें। Yes, please. It's easier to replicate when you go a bit slow, please. अच्छा, इसको थोड़ा स्लो कर लें। इस ग्राफ बनाने के लिए दोबारा से प्लीज बताइए। चलें ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। अच्छा, अब एक्सेस हैं इसके, एक्सेस पे राइट क्लिक करें, फॉर्मेट एक्सेस में जाएं और यहाँ से जाके टिक मार्क्स आपने सिर्फ इसके ड्रॉ करने हैं। मेजर को क्रॉस कर दें या इनसाइड कर दें या आउटसाइड कर दें, जैसे आपको बेहतर लगे, और माइनर को भी कर दें। अगर दोनों साइड पे करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, फिलहाल मैं एक साइड भी इसके आपको जो ये प्लीज स्टार्ट से बता दें, वो आपने 60 की वैल्यू लिखी थी ना, उसके ऑनवर्ड्स वैल्यू लिख लिया आप लोगों ने। उसके बाद इंसर्ट पे जाएं और रिकमेंडेड चार्ट्स पे क्लिक कर दें। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन है आपका क्लस्टर्ड कॉलम चार्ट, ये सिलेक्ट करके ओके कर दें, तो ये आपका इस तरह से चार्ट बन जाएगा। अब इसके ऊपर जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, जैसे चार्ट टाइटल है, ये ग्रेड लाइंस हैं, ये हमें नहीं चाहिए, तो इनको डिलीट कर दें। ये नीचे एक नंबर है, इसको भी ख़त्म कर दें। अब आपके पास ना बड़ा सादा सा एक ग्राफ आ गया कुछ इस तरह से। एक्सेस के ऊपर राइट क्लिक करें और फॉर्मेट एक्सेस में चले जाएं। ठीक है, यहाँ पर जो मिनिमम वैल्यू है ये 0 करें और मैक्सिमम वैल्यू को 100 कर दें। ये 0 आपने मैनुअल टाइप करके फिर एंटर करना है ताकि इसके साथ ये रीसेट का बटन आ जाए। अब इसी एक्सेस में अगर आप नीचे जाएंगे तो टिक मार्क्स भी आ रहे हैं। इन टिक मार्क्स के ऊपर आपने इनसाइड आपको अच्छे लग रहे हैं, क्रॉस अच्छे लग रहे हैं या आउटसाइड अच्छे लग रहे हैं, उस तरह से मेजर और माइनर ये दोनों लगा लें। उसके बाद मैं नॉर्मली क्या किया करता हूँ कि मैं इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो चेंज करता हूँ। बैकग्राउंड कलर के लिए शेप को मैं सेलेक्ट करूँगा और इसका जो शेप फिल है इसको मैं चेंज कर दूँगा। इसी तरह से जो फॉन्ट कलर है इसको मैं थोड़ा सा ये कर लेते हैं, और ये जो बार है इसको मैं रेड करने लगा हूँ। आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। उसके बाद लास्ट पे एक इम्पॉर्टेंट और चीज़ कर लें, एक सर्कल ड्रॉ करें, सर्कल को यहाँ पर प्लेस कर दें इस जगह। इसका कलर फिल भी रेड कर देते हैं, और इसके अंदर भी मैं चाह रहा हूँ कि हम वैल्यू वही लिखें जो कि यहाँ पे लिखी हुई है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, इज इक्वल टू ये लास्ट में आपने क्या चीज ड्रॉ की है? सर्कल। ये सर्कल एक ड्रॉ किया है। ये सर्कल कहाँ से ड्रॉ हुआ? इंसर्ट, और ये इलस्ट्रेशंस में पड़ा हुआ है, ये देखिए। अच्छा, जो जिन लोगों ने अपना यहाँ पर नाम एनोनिमस यूज़र रखा हुआ है, ये प्लीज़ रीनेम कर लें ताकि HR जो आपकी अटेंडेंस लगा सकें। फॉर्मेट एक्सेस राइट क्लिक करने पे आएगा क्या? वो नहीं आ रहा अभी। ये देखें, ये नंबर लिखे हुए हैं ना साइड पे, आपके पास नंबर्स तो आ रहे होंगे एक्सेस के। इन पे राइट क्लिक करें और फॉर्मेट एक्सेस पे चले जाएं। ओके, साथ साथ करते जाएं, जहाँ पे स्टक हूँ मुझे बता दें, मैं आपको गाइड कर दूँगा। ये मैंने काफ़ी रफ सा बनाया, आपने कोशिश करनी है इसको खूबसूरत करके बनाया। अच्छा, जब वो इंसर्ट हो गया चार्ट तो उसके बाद
डायरेक्टली अगर हम नंबर्स के ऊपर राइट क्लिक करते हैं तो नंबर्स के ऊपर नहीं होता, पूरे चार्ट का वो करता है। नहीं, वो आपने इस तरह करना है ना, जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस पे आएगा, जब आप इस नंबर के ऊपर जाते हैं तो फिर एक्सेस के ऊपर क्लिक करें। ये जब मैं फॉर्मेट एक्सेस पे क्लिक कर रहा हूँ तो मेरी शीट ऑटोमेटिकली मतलब बंद हो जाती है एक्सेल। एक्सेल बंद हो जाता है? होना नहीं चाहिए इसमें, ये तो जब मैं फॉर्मेट एक्सेस पे करता हूँ मतलब। मैं समझ गया हूँ आपकी बात। ये आईटी को एक दफ़ा चेक करवा लें, ये कोई इसका वर्जन का इशू हो सकता है, वैसे होता नहीं है ऐसे। मे बी आपके पास सर ये इनका ऑफ करवाना पड़ेगा। हाँ, वो ऐसे ऐसे चैलेंजेस इस वजह से होते हैं। तो जब करवाएंगे साथ में पावर क्यूरी भी करवा लीजिएगा, पावर तो क्यूरी। ये जो आपने न्यूमेरिक नंबर्स आ रहे हैं, एक्सेस आ रहे हैं, इनका जो कलर्स और ये जो लाइन है ये कहाँ से आ रही थी? अच्छा, ये जो नंबर्स लिखे हुए हैं, जी ये है जो इसके साथ इसकी लाइन आ रही है, ये थर्मामीटर टाइप ठीक है, ठीक, समझ गया। ऑप्शन। अच्छा, जब आप एक्सेस में गए थे ना, एक्सेस ऑप्शन में आप गए थे, आपने मिनिमम मैक्सिमम को रीसेट किया था, उसके बाद नीचे देखें ये टिक मार्क्स आ रहे हैं, ये वाली लाइंस यहाँ से लगी हैं। मैंने मेजर टाइप को क्रॉस कर दिया और माइनर टाइप को इनसाइड कर दिया। थैंक यू सर। हाँ जी, और किसी का ये हम लोगों ने ग्राफ को थिन किस तरह बनाया था? पहले तो इनिशियली वो ब्लॉक फॉर्म में होते हैं। इसका साइज़ छोटा कर लिया था ना, ये साइड से देखें, यहाँ से मैंने पकड़ा इस जगह से, इसका साइज़ छोटा या बड़ा आप कर सकते हैं। बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये था कि वो आपने प्रॉपर्टीज में जाके कुछ चेंज किया था। वो तो कलर मैंने चेंज किया था, यहाँ से जाके फॉर्मेट में, और ये फिल कलर। यानी वो आपने शी इज रेफरिंग टू आपने बार के साथ भी शुरू में किया था कि बार पहले मोटा आ रहा था तो उसका आपने भी सेटिंग्स जस्ट अच्छा, जो पहली दफ़ा किया था और दोबारा नहीं किया, वो फॉर्मेट सीरीज़ में गया था और गैप विड्थ को मैंने 0 कर दिया था इस तरह से। और जो ये 60 नीचे लिखा आ रहा है जो आपने सर्कल की शेप डाली है, ये 60 आपने खुद लिखा है या ये फार्मूला पिक कर रहा है? ज़बरदस्त सवाल। अच्छा, मैंने शेप ड्रॉ की, उसके बाद शेप के क्लिक किया और फार्मूला बार में जाके यहाँ पर मैंने वो सेल लिख दिया जिसमें मेरी वैल्यू पड़ी हुई है, वो है B3, और एंटर कर दिया। जब एंटर किया तो ये देखें दरम्यान में 60 लिखा हुआ आ गया। कलर इसका मैं चेंज करके साइज थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। ये जो आपने गैप विड्थ को 0 किया था तो उसके बाद उसको दोबारा हम लोगों ने क्यों रीसाइज किया? वैसे एडजस्ट करने के लिए, ताकि इसकी स्पेस एडजस्ट हो जाए, ज़रा प्यारा लगे। क्योंकि बेसिकली गैप विड्थ को करने के बाद तो पूरा एरिया ऑक्यूपाई कर लेता है। हाँ जी, जैसे ही। तो उसके बाद हम लोगों ने इसको फिर मैनुअली ड्रैग करके फिर इसको और कॉन्ट्रैक्ट करना है। बिल्कुल ऐसे ही। ये इजी है, आई होप आप लोगों को इजीली समझ भी आ गया होगा। इससे नेक्स्ट वाला थोड़ा सा मुश्किल है। अच्छा, ये शीट में आज वाली चीज असल में नहीं हो रही, वो इज इक्वल्स टू के बाद वो नहीं दे रहा सेल वैल्यू। क्लिक करने के बाद इस जगह पे जाके सेल वैल्यू, सेल रेफरेंस लिखना है, उसके बाद एंटर की प्रेस करनी है। एंटर की प्रेस करने से ये आ जाएगा। हाँ, ये कलर इसका मसला हो सकता है कि आपको वो कलर चेंज करने से शायद नज़र आए और सेम कलर में ना लिख रहा हो। अभी सर ये जो आपने थर्मामीटर की ये रेड लाइन है, इसको ब्रॉड कैसे किया हुआ है? ये वाली मैंने इस पर राइट क्लिक किया, फॉर्मेट डेटा सीरीज में गया और फॉर्मेट डेटा सीरीज में गैप विड्थ आ रहा है, ये 200 समथिंग % लिखा हुआ है। जी जी, इसको 0 कर रहे हैं। ओके। वैल्यू तो आ गई पर काफी छोटी आ रही है, इट्स आपका 60 इज लाइक क्वाइट बिग। ठीक है, अब इसको आपने ये देखें, यहाँ से जाके वैल्यू साइज चेंज कर लें इसका। आगे चलें जी। Please. अच्छा,
वैल्यू का साइज चेंज करने वाला रिपीट कर दें। सर्कल पे क्लिक करें और ये होम टैब पे जहाँ से आप नॉर्मल टेक्स्ट का साइज़ चेंज करते हैं वहीं से जाके इसको चेंज कर सकते हैं। वैल्यू चेंज करें, चेंज हो रहा है। हाँ जी, ज़बरदस्त। अब मैं अगर इसकी वैल्यू करता हूँ यहाँ पे 10 चेंज हो रहा है। अच्छा, अब आपने क्या करना है अपने इसके साथ साथ एक छोटा सा काम और करें। मतलब 60 तो चेंज नहीं हो रहा। ये देखें एक स्पिन बटन है, ये स्पिन बटन ड्रॉ करें यहाँ पे। इस स्पिन बटन की प्रॉपर्टीज़ में चले जाएं, मिनिमम वैल्यू 0 करके मैक्सिमम वैल्यू 100 कर दें और इसका जो इंक्रीमेंटल है वो 5 कर दें और इसको लिंक कर दें इसी येलो सेल के साथ इस तरह से। अब इसे आप चेंज करते जाएं तो ये देखें चेंज हो रहा है। सॉरी, हम लोग ना, मैं अभी तक स्टक कहाँ है कि वो जो आपने बाहर का साइज बताया वो 0 करने से तो बहुत ज्यादा ब्रॉड हो जाता है। तो आप इसका साइज, ग्राफ का साइज छोटा करें पकड़ के। ये देखें ये साइड पे ना छोटा सा, ये देखें, ये इससे चार्ट एरिया कम हो जाएगा। जी ऐसे ही है लेकिन ठीक है। अगर स्टक है तो मुझे बता दें, मैं आपको आपकी स्क्रीन शेयर करके देख लेते हैं इसे। ठीक है सर, हो गया, थैंक यू। सर इज इट पॉसिबल कि डिग्री सेंटीग्रेड या फ़ारेनहाइट भी यहाँ पे, जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ लेकिन यहाँ पे पिक नहीं कर रहा, मैंने एंड करके भी उसमें सी ऐड कराया लेकिन वो ऐड नहीं हो रहा है। इज इट पॉसिबल कि यहाँ पे सी इसका वो भी दिखाए? किस तरह से मैं समझाऊँ? इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, बेसिकली तो हम इसके ऊपर परसेंट केपीआई की परसेंटेज दिखा रहे हैं ना, कितने परसेंट केपीआई अचीव हुआ है, लेकिन सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट का मुझे समझ नहीं आया आप किस तरह से कह रहे हैं। अच्छा, जैसे मैं नॉर्मल इसकी बात कर रहा हूँ कि अगर हम इसको टेम्परेचर मीटर ही से मेजर कर रहे हैं कि मैं यहाँ पे जो हमने सेल लिया ही लिख रहे हैं, अगर हम यहाँ पे इसकी डिग्री या इसका जो यूनिट जिसमें ऐड करा दें सी या कोई भी XYZ सिंबल, वो यहाँ पे पिक नहीं करेगा वो सर्किल में। जैसे 40 के आगे आप सी लिख दें, 40 के आगे सी लिखेंगे ना तो फिर क्या होगा, फिर आपका ये वाली बार मूव करनी बंद हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा ही है। उसका हल ये है कि ये 40 एंड ये कर, अब ये 40 इस सेल के साथ लिंक कर रहे हैं। अच्छा, मैं डायरेक्ट वहाँ लिंक कर रहा था तो वहाँ नहीं हो रहा। ठीक है, थैंक यू। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा ग्राफ है वो थोड़ा सा इससे कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन वो भी बड़ा मज़े का ग्राफ है। उसमें हम ये वाला टूल दोबारा से ले आते हैं। जो एक क्वेश्चन है यहाँ पे, ये जो हम स्पिन बटन से इंक्रीज करेंगे वैल्यू को या डिक्रीज करेंगे तो इससे ग्राफ पे इफेक्ट होता है, ऐसा ही है? ये मैंने इसलिए साथ में लगाया ताकि आपको आइडिया हो जाए कि स्पिन बटन के साथ ये चीज़ें मूव हो रही हैं नहीं, रादर देन लेकिन इससे मैनुअली ग्राफ पे इफेक्ट होगा, राइट? जी जी बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि ग्राफ हमने ग्राफ बनाए उस ऊपर वैल्यू के नीचे, ऊपर, हमने इसी वैल्यू के ऊपर ग्राफ बनाया ना, इसलिए इफेक्ट तो होगा। बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये था कि जो हमने ग्राफ बनाया था ना अभी बार चार्ट, उसकी वैल्यू इंक्रीज और डिक्रीज हो रही थी स्पिन बटन की वजह से। बेसिकली मेरा क्वेश्चन ये था कि हमने ग्राफ को कहाँ पे लिंक किया था जिसकी वजह से वो स्पिन बटन के साथ एसोसिएटेड है? हमारा ग्राफ और हमारा स्पिन बटन, ये दोनों चीज़ें इस सेल से लिंक हैं। B3। ठीक है, बेसिकली तो हमने सर्कल के अंदर हमने वैल्यू डाली हुई है। अब वो स्पिन बटन के साथ तो लिंक्ड है जो हमने वैल्यू पर डाली है और वो सर्कल के साथ भी लिंक्ड है। हाँ जी। तो ये जो बार चार्ट है ये कहाँ पे इससे लिंक हो रहा है इस सेल के साथ? B3 के साथ लिंक है। इस पे क्लिक करके ही तो मैंने ये ग्राफ बनाया था। ओके ठीक है। ये बटन का भी बता दीजिएगा, ये इसकी जो ये आया है, शायद मैं इसको मिस कर गया हूँ। हाँ, आप उस दिन आप नहीं थे राना साहब। इंसर्ट में जाएं और ये स्पिन बटन है। ठीक हो गया सर, ठीक है, थैंक यू। ये आपने ड्रॉ करना है इस पे, उसके बाद राइट क्लिक करना है, फॉर्मेट कंट्रोल में जाएं, मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 100 और इंक्रीमेंटल 5 कर दें या 10 कर दें, जो भी आपको बेहतर लगे। 1 रखना चाहें तो 1 भी रख सकते हैं। अच्छा,
एक और चीज प्लीज, माइनर क्वेरी, इसमें ग्रुपिंग आप किससे कैसे करते हैं? क्योंकि अगर मैं दोनों को ग्रुप करके जब मैं मूव करने की कोशिश करता हूँ, कभी बार एक ही चीज होती है मूव। आप क्या कह रहे हैं, इसको ऐसे आप ग्रुप करना चाह रहे हैं? जी, राइट क्लिक करके जो ग्रुप की ऑप्शन आती है, ताकि लेट्स सपोज इफ यू आर मेकिंग अ डैशबोर्ड खूबसूरत करें, यू आर मूविंग इट अराउंड, ये तो बन गया, हो गया ग्रुप। बट अगर आप मूव करें तो डज इट मूव टुगेदर? क्योंकि मेरा सर्कल नीचे ही रह जाता है जब मैं ग्रुप पे क्लिक अच्छा, करता उसमें भी ये है ना कि अगर आपकी सिलेक्शन किसी एक दफ़ा मैंने क्लिक किया तो मेरा ये पूरे की पूरी शेप सेलेक्ट हो गई है, मैं दोबारा क्लिक करता हूँ, अब मैंने उसमें से ग्राफ को सिलेक्ट कर लिया है, अब मैं मूव करूँगा तो वो सिर्फ ग्राफ मूव होगा। ठीक। अभी अगर आप ग्राफ को अलाइन कर दें तो वो अच्छा नहीं कर सकते हैं, वो वो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, आप इसमें कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसी तरह से एक नई शीट में ना आपने एक वैल्यू लिखनी है जो कि स्पिन बटन के साथ लिंक होगी, और उसके साथ एक और वैल्यू लिखनी है 3। जैसे ये 65 है, 0 से लेके 100 तक कोई भी वैल्यू लिख लें। मैंने 65 लिखी, फिर 3 लिखी वैल्यू मैंने, और उसके नीचे थर्ड वैल्यू मैंने लिखनी है जो कि ये इस तरह से फार्मूला होगा, इज इक्वल टू 200 माइनस 65 माइनस 3। तो बेसिकली इन तीन वैल्यूज़ का जो सम है वो 200 आना चाहिए। अब 200 क्या चीज़ है, मैंने मिनिमम वैल्यू डिसाइड की है 0 स्पीडोमीटर के लिए, और मैक्सिमम वैल्यू डिसाइड की है 100। तो जो 200 है ये बेसिकली डबल ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू है। इस तरह से आप एक छोटा सा टेबल बना लें, और एक और टेबल बना लें जिसमें एक जैसी 5 वैल्यूज़ आप लिख लें, कोई सी भी हो सकती हैं, 0 से लेके 10 तक कर लें, कोई सी भी वैल्यूज़ 1 2 3 4 और 5, और फिर 6 सेल में इसको सम अप कर लें। जो ये आपके पास डेवलपर की ऑप्शन आ रही है, ये हमारे पास एक्सेल में नहीं आ रही। राना साहब, आप होम टैब पे राइट साइड पे जाएं ना, तो ये एक ब्लैंक स्पेस आ रही है, इस पर राइट क्लिक करें, कस्टमाइज रिबन में जाएं, ठीक है। और यहाँ पे ये देखें डेवलपर आ रहा है, इसको चेक करके ओके कर लें तो आ जाएगी। ये फार्मूला दोबारा बताते हैं 65 के बाद जो आप पहले 3 एंड 32 1115 200 माइनस 65 माइनस 3, तो 65 और 3 के लिए मैंने उसके सेल के रेफरेंसेस दे दिए। एक टेबल आपने बनाया ये 3 वैल्यूज़ का, ये जो येलो हाईलाइटेड वैल्यू है ना, बेसिकली ये नीडल का जो एंगल है उसको शो करेगी, ये नीडल किस डिग्री के ऊपर है। ये जो 3 है ये बेसिकली नीडल का साइज़ है, ठीक है। आप जितना ज़्यादा इसको बढ़ाते जाएंगे नीडल उतनी ज़्यादा आपकी मोटी होती जाएगी, और जितना कम करते जाएंगे नीडल बारीक होती जाएगी। उसके बाद एक और मैंने आपको बताया था टेबल बनाना है, 5 वैल्यूज़ 5 डिफरेंट सेल में एक ही कॉलम के अंदर 5 वैल्यूज़ लिख लें, और 6th रो के ऊपर जाके उनको सम अप कर दें। अब ये 3 भी कर सकते हैं, 4 भी कर सकते हैं, आप आपकी मर्ज़ी है। इस सारे को आपने सेलेक्ट करना है। अब ये स्टेप ज़रा ध्यान से देखिएगा, ये आपने डेटा सेलेक्ट कर लिया जो सेकंड टेबल बनाया था, इंसर्ट में जाएं, और ये देखें ये पाई चार्ट है। पाई चार्ट में सबसे लास्ट ऑप्शन है डोनट चार्ट का, इस पर क्लिक कर दें तो ये कुछ ऐसा ग्राफ बन जाएगा। इसमें ये चार्ट टाइटल ये हमारी ज़रूरत नहीं है, लेजेंड्स हमारी ज़रूरत नहीं है, इसको हम हटा देते हैं। यहाँ तक सब लोग बना लें, फिर मैं आगे चलता हूँ। ये जो एंड में 5 आपने लिखा है, ये सम करके लिखा है या मतलब सम करके यहाँ तक हुआ है सबका? एक हाँ जी, सेकंड हाँ। एक सेकंड उसके स्पेल बाद बटन को भी आपने किसी चीज से लिंक नहीं किया ना, सिर्फ बटन ही बना है। वो इसके साथ लिंक है, इस सेल के साथ। ये आखिर में डोनट चार्ट कैसे लिख रहे हैं आप? क्लिक करने के बाद डेटा shapes सेलेक्ट किया, इंसर्ट में गए, पाए के नीचे ही डोनट चार्ट है, ये लास्ट पे देखिए। ओके ओके। उसके बाद आपने
इस सीरीज़ के ऊपर राइट क्लिक करना है और फॉर्मेट डेटा सीरीज़ में जाना है। यहाँ पर एंगल ऑफ फर्स्ट स्लाइस दिया हुआ है 0 डिग्री, इसको आपने 270 कर देना है। किसको 270 करना है? एंगल ऑफ फर्स्ट स्लाइस। एक सेकंड, ये फिर से बता दें कि क्या एक चीज एग्जैक्टली ओपन की है जो आपने एंगल ऑफ फर्स्ट स्लाइस आपके पास अवेलेबल आ रहा? इस पर राइट क्लिक करें और फॉर्मेट डेटा सीरीज में चले जाएं। फॉर्मेट चार्ट एरिया आ रहा है, डेटा सीरीज नहीं आ रहा। आप क्लिक करें यहाँ पर, इस जगह पे जी आपने क्लिक करना है। ये जो आपका ग्राफ है ना, इसके ऊपर राइट क्लिक करना है। अच्छा, फॉर्मेट डेटा सीरीज में ओके। उसके बाद एंगल ऑफ फर्स्ट स्लाइस 270 कर दें। इस पे कितना करना है एंगल ऑफ फर्स्ट स्लाइस पे? 270 डिग्री। तो अभी 0 डिग्री आ रहा होगा ना आपके पास। 270। अच्छा, ये सेशन रिकॉर्ड हो रहा है कि कोई? जी जी हो रहा है रिकॉर्ड। आई डोंट थिंक। ये आपकी तसल्ली के लिए ये नज़र आ रहा है आपको डिम कर रहा हुआ? ये ZD रिकॉर्डर के साथ रिकॉर्ड हो रहा है। अच्छा जी, यहाँ तक हो गया सबका एंगल ऑफ फर्स्ट स्लाइस। अब अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो ये सारे के सारे स्लाइसेस सेलेक्ट हो जाते हैं। हर एक स्लाइस के साथ दो छोटे छोटे सर्कल आ जाएंगे। लेकिन अगर मैं ये जो बड़ा स्लाइस है नीचे की तरफ, इसके ऊपर दोबारा क्लिक करूं तो बाकी सब के साथ से सर्कल हट जाएंगे। इसका मतलब ये है कि मेरी सिलेक्शन जो है ये नीचे का जो स्लाइस है ये हो गया। अब मैं क्या करूँगा, फॉर्मेट में जाके शेप फिल को नो फिल कर दूँगा, तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगी। ये बात रिपीट कर दे। और सेकेंडली ये जो चार्ट है ना, इसके अंडर मतलब वारें इसके एजेस पे नहीं आ रही, मतलब ये जो सारी स्लाइसिंग हुई इनसाइड हुई है, बाहर बॉर्डर पे नहीं हुई। मैं समझा नहीं किस तरह से। लाइक आपके एरिया के अंदर सर्कमफेरेंस के अंदर ये चीज हो रही है, बनिस्बत आपकी बाउंड्री पर हो रही है ना, ये चीज हमारे मतलब मेरे चार्ट के अंदर हो रही है, जो डिफरेंट कलर जो सारा कुछ हो रहा है। बीच में जो हॉलो स्पेस है इस तरह नहीं है। आपने पाई सेलेक्ट कर लिया ना, आपने डोनट नहीं किया हुआ। अच्छा, उसके बाद आपने फॉर्मेट में जाके क्या करना है? सेलेक्ट करने के बाद बिगर स्लाइस के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे तो अब आपकी सिलेक्शन सिर्फ और सिर्फ ये बड़ा स्लाइस हो जाएगा। इसे सेलेक्ट करें, फॉर्मेट में जाके शेप फिल को नो फिल कर दें। अब रिपीट कीजिए ये लास्ट वाला स्लाइस जो आपने किया ना, कैसे किया? ये अनडू होगा। अच्छा चले, मैं इसको मैनुअली कलर दे के फिर अब ये देखें हमारे पास टोटल 6 स्लाइसेस हैं। 5 स्लाइसेस का साइज़ एक जैसा है, एक स्लाइस जो है वो बड़ा है, वो 50% जो है पोर्शन उसको कवर कर रहा है। जो 50% कवर कर रहा है ना, उसको मैंने गायब करना है, उसको मैंने वाइट कलर देना है। तो मैं क्या करता हूँ, जब मैं फर्स्ट टाइम क्लिक करता हूँ तो ये सारे स्लाइड्स सेलेक्ट हो जाते हैं। मैं दोबारा इसके ऊपर जब क्लिक करूँगा बिगर स्लाइस के ऊपर तो ये सिर्फ अब सिलेक्टेड है, और फिर मैं इसका जो फिल कलर है उसको नो फिल कर दूँगा। जब नो फिल करूँगा तो वो गायब हो जाएगा यहाँ से। उसके बाद आपने ये करना है कि राइट क्लिक करें और सेलेक्ट डेटा पे चले जाएं। जब आप सेलेक्ट डेटा पे क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह से एक सीरीज़ 1 आ जाएगी और एडिट डेटा में जाके 1 2 3 4 5 आ जाएगा।
लेजेंड एंट्रीज के ऊपर देखें तो यहाँ पर ऐड, एडिट और रिमूव ये 3 बटन आ रहे हैं। आपने ऐड पे क्लिक करना है, ठीक है। अब ऐड में जाके फिर 2 चीज़ें हैं, ऑप्शन है, एक सीरीज़ नेम है, हमने उसको कुछ नहीं करना, और दूसरा है सीरीज़ वैल्यूज़। ये वैल्यूज़ हमने चेंज करनी है। तो ये वैल्यूज़ हमारी हो जाएंगी ये 3 वैल्यूज़, ये वाली। ये वाला रिपीट कर दे जो आपने राइट क्लिक किया था स्टार्ट से। स्टार्ट को हम लोगों ने राइट क्लिक किया था। कौन से वाले की बात कर रही हैं? ये जी, यहाँ से आपने जब राइट अच्छा, क्लिक किया ठीक था है। और ऑप्शंस डिफाइन की, ये वाला काइंडली रिपीट कर दें। राइट क्लिक, सेलेक्ट डेटा, राइट क्लिक करके सेलेक्ट डेटा पे क्लिक करें, फिर ऐड सीरीज़ करें, और ऐड सीरीज़ में जाके वैल्यूज़ में कुछ ऐड करना है, नेम पे नहीं करना, सीरीज़ नेम को ब्लैंक छोड़ दें आप, और इसे ओके कर दें। जब आप इसे ओके करेंगे तो ये कुछ इस तरह से आपके पास जो डोनट चार्ट्स हैं वो इस तरह से बन जाएंगे। ओके करने के बाद सीरीज 1 और सीरीज 2 वो सारा कुछ, हाँ वो सब ओके कर दें उसको। अच्छा, अब आपके पास ना ये 2 बन गए हैं चार्ट। आपने क्या करना है कि सीरीज़ के ऊपर जो भी सिलेक्ट किया है इस पर राइट क्लिक करना है, और थर्ड ऑप्शन है चार्ट, चेंज सीरीज़ चार्ट टाइप, ये देखें, इस पर क्लिक करें। जब आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से कॉम्बो होगा, और कॉम्बो में जाके आपका ये ग्राफ और ये सारी सिलेक्शन नज़र आ रही होगी। तो सीरीज़ 2 को आपने कर देना है पाए, और सीरीज़ 2 के आगे जो सेकेंडरी एक्सेस लिखा हुआ है ना, इसको भी चेक कर देना है। पहले राइट क्लिक करना है, चेंज चार्ट टाइप करना है, उसके बाद सीरीज़ 2 को पाए में कन्वर्ट करके सेकेंडरी एक्सेस पे ले जाना है। सेकेंडरी एक्सेस के लिए सेकेंडरी एक्सेस का चेक बॉक्स आपने चेक करके फिर ओके कर देना है। अब ये पाए आपको नज़र आ रहा है, बाकी नज़र नहीं आ रहा, तो इस पाए के ऊपर राइट क्लिक करें, फॉर्मेट डेटा सीरीज़ में जाएं, और एंगल ऑफ फर्स्ट स्लाइस हमने क्या किया था लास्ट टाइम, कोई बता सकता है? 270। तो हमने यहाँ पर भी इसको 270 कर देना है। अब हमारे पास 3 कलर्स आ रहे हैं, ब्लू है, और ये ग्रे कलर है, और एक ऑरेंज कलर है। जो ग्रे और ब्लू है ना, इसको सिलेक्ट करें, और सिलेक्ट करके इसको नो फिल करते जाएं। ये सिलेक्ट किया और यहाँ से शेप फिल नो फिल कर दिया, इसको भी सिलेक्ट किया। ये पाई चार्ट ऑनवर्ड जरा रिपीट कर दे। हम लोगों ने जब ये स्पीडोमीटर बना लिया था, मतलब सेमी सर्कल, तो उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? उसके बाद हम राइट क्लिक करें, चेंज सीरीज चार्ट टाइप, इसके ऊपर क्लिक करना है आपने। जब इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास चेंज चार्ट टाइप का एक विंडो ओपन हो जाएगी। इस विंडो में 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक सीरीज़ 1 है और सीरीज़ 2 है। सीरीज़ 1 में डोनट लिखा होगा, सीरीज़ 2 में भी डोनट लिखा होगा। सीरीज़ 2 को आप पाए कर दें, और उसके आगे ये देखें यहाँ पर लिखा है सेकेंडरी एक्सेस, तो सीरीज़ 2 को सेकेंडरी एक्सेस भी उसका चेक कर दें। उसके बाद आपने इसको ओके कर देना है, तो ये आपके पास एक पाई चार्ट बन जाएगा। पाई चार्ट में 3 कलर आ रहे हैं, ग्रे है, ब्लू है और ऑरेंज है। मैंने ग्रे कलर को और ब्लू कलर को नो फिल कर दिया, वो जैसे हमने पहले किया था, सिलेक्ट करते जाएं और नो फिल करते जाएं। बाकी रह जाएगा हमारे पास सिर्फ ये ऑरेंज कलर। अब अगर आप यहाँ से वैल्यूज़ चेंज करते हैं, ये जो येलो हाईलाइट सेल है, तो आपकी नीडल भी मूव करेगी इसके साथ साथ। उसके बाद एक सर्कल ले लें यहाँ से, इसमें थोड़ा सा आपको एक स्टेप 2-3 स्टेप पीछे लेके जाना पड़ेगा। हमें अगर दोबारा जहाँ सीरीज सिलेक्ट नहीं हो पा रही डाटा हमसे, वो जरा प्लीज वहां से दोबारा कर इसके ऊपर राइट क्लिक करें और सिलेक्ट डेटा पे चले जाएं। सिलेक्ट डेटा में जाके आपने ऐड पे क्लिक करना है। ठीक है, ऐड करेंगे तो सीरीज़ नेम और सीरीज़ वैल्यू आ गई है। नेम को छोड़ दें, वैल्यू आपने सेलेक्ट कर लेनी है यहाँ से, इस तरह से। ठीक है, ठीक है, उसके बाद इसे ओके कर दें। ओके करने के बाद यहाँ पर सीरीज़ 1 और सीरीज़ 2 2 सीरीज़ ऐड हो जाएंगी। दोबारा ओके करें तो ये 2 डोनट चार्ट्स बन जाएंगे आपके पास। सर ये सर्कल बीच में कहाँ से लेकर आए आप? ये से स्टिक हो गया, वही एक शेप जैसे हमने पहले ड्रॉ की थी, इंसर्ट शेप कर, इंसर्ट शेप कर दिया।
अब इसके अंदर भी हम वो वैल्यू शो करा देते हैं, इज इक्वल टू, और दिस सेल। दो डोनट चार्ट्स थे ना अभी हमारे पास, तो अब ये सिंगल में कैसे कन्वर्ट हो गया? अच्छा, हमारे पास दो डोनट चार्ट आ गए, उसके बाद हमने राइट क्लिक करके चार्ट सीरीज चेंज सीरीज चार्ट टाइप पे क्लिक कर दिया। यहाँ से जाके आपने सीरीज 2 को पाई कर देना है और इसको चेक कर लेना है। मैं आप लोगों को ना ग्रुप में इसकी वीडियो सेंड करने लगा हूँ, सिर्फ इसी एक ग्राफ की। सब लोग इसकी प्रैक्टिस करें, इसको बनाएं, और बना के जो भी बना लेता है वो फिर मुझे अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाइएगा। मैं ज़रा इसकी एग्जैक्ट वीडियो जो हमने ऑलरेडी रिकॉर्ड की हुई है वो शेयर करता हूँ। अच्छा सर, मैंने ग्राफ तो बना लिया, मगर मुझसे ये स्पिन बटन को आपने मैक्रो असाइन किया था, ये मुझसे मिस हो गया था। अच्छा, नहीं मैक्रो तो नहीं है, ये तो सिंपली आपका एक स्पिन बटन है, उस पर जाएं और स्पिन बटन को वहाँ से वो कर दें आप, इसके साथ लिंक कर दें उसे। एक छोटा सा इशू ये है कि अपना नीडल वर्किंग भी कर रही है और वो मूव भी हो रही है, बट इसमें जिस तरह मैं वैल्यूज देता हूँ ना, तो वो ऊपर मूव होने की बजाय वो डाउनवर्ड मूव हो रहा है नीडल। आपने वो 270 डिग्री नहीं किया होगा ना इसमें? 270 डिग्री, अच्छा वो मैं चेक कर लेता हूँ। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने जब उसके ऊपर चेंज चार्ट टाइप किया तो उसने उसको बेसिकली कंप्लीट सर्कल बना के और उसमें पार्टीशंस डाल दिए हैं, उसमें उस तरह नहीं आया कि वो स्पीडोमीटर की फॉर्म में आए। आप ज़रा अपनी स्क्रीन शेयर करती हैं? स्क्रीन शेयर करें, फिर देख लेते हैं इसे।